हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात जान लेते हैं। जो हमारी आर.डी. शर्मा है उसमें ये चैप्टर नंबर 9 है। तो हम आर.डी. शर्मा के हिसाब से चैप्टर नंबर 9 और एन.सी.ई.आर.टी. के हिसाब से चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं, जैसे कि कांस्टेंट क्या होता है। तो अगर कांस्टेंट की बात करें तो एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहे, यानी कि कभी भी समय के साथ, प्लेस के चेंज होने के साथ वो वैल्यू ना बदले, तो ऐसी वैल्यू क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। इनमें आपके क्या आएंगे? तो यहाँ पर आपके नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 56 पाई की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, 22/7 और 3.14 हमेशा ये वैल्यू सेम रहेगी। चाहे आप चांद पर चले जाएं तब भी आप 3 को 3 ही कहेंगे, ठीक। तो इसलिए समय और टाइम के साथ और प्लेस के बदलने से कांस्टेंट्स की वैल्यू में कोई भी बदलाव नहीं आता, हमेशा वैल्यू सेम रहती है। अब आते हैं वेरिएबल पर। तो अब कांस्टेंट का अपोजिट क्या है? वेरिएबल। वेरी का मतलब क्या है कि वो अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है, अलग अलग वैल्यूज़ को ऑप्ट कर सकता है। तो वेरिएबल्स में आपके पास क्या आएंगे? आप कोई भी लेटर ले सकते हैं, ए से जेड तक, कोई भी सिंबल ले सकते हैं, थीटा, फाई। तो ये अलग अलग वैल्यू ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे कि किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। सेम इसी तरीके से थीटा कोई एंगल हो सकता है, एंगल का भी 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, और भी कई सारी वैल्यूज़ वो ऑप्ट कर सकता है। तो जिसकी वैल्यू समय के साथ, प्लेस के साथ और अलग अलग कंडीशंस में चेंज हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। इसके बाद हमें समझना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझ लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता कैसे है। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले नंबर, या जिन्हें हम कांस्टेंट्स भी कहते हैं। दूसरा वेरिएबल्स, या अननोन भी कह सकते हैं हम उसे, जिसकी वैल्यू पता नहीं है या निकालनी है। और तीसरा हमें ज़रूरत है मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक ऑपरेशंस की, जिनमें हमारे पास आते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये 4 बेसिक ऑपरेशंस वेरिएबल्स और नंबर या कांस्टेंट्स को मिलाकर जो बनता है, जो एक्सप्रेशन बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब ये कैसे दिखेंगे? तो देखिए, जैसे कि 2x + 5, 3x, 2x² + 3√y, ये सभी क्या हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर इन 3 चीज़ों का यूज़ हुआ कि नहीं। सबसे पहले देखिए 2 और 5 ये आपके क्या हुए? कांस्टेंट हुए। इसके बाद वेरिएबल्स, तो देखिए x एक वेरिएबल है और प्लस का यूज़ किया है तो हमारे बेसिक ऑपरेशन भी यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर 2 × x हो रहा है तो मल्टीप्लाई भी यूज़ हो रहा है। इसी तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और भी 2/3x + 3√y। तो देखिए डिवीज़न भी हो गया, 2/3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है √y के साथ, और प्लस माइनस का भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रखे हैं। अच्छा, तो अब हमें समझना है टर्म्स किन को कहते हैं। तो हमने देखा अभी कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत थी, नंबर, वेरिएबल और बेसिक ऑपरेशंस, यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो अब ये जो प्लस और माइनस से जो हमने सेपरेट कर रखे हैं, इनको क्या कहते हैं? तो जो भी ये इधर आपको लिखा दिख रहा है 3x², 5x, 3, तो
तो ये जो भी नंबर्स या नंबर और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है जो कि प्लस या माइनस से सेपरेट है, इनको हम क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। इनको नाम दिया गया टर्म्स। तो यहाँ पर आपको 3x² दिख रहा है। जब भी आपसे पूछा जाए कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि जो भी इनमें टर्म्स यूज़ हो रहे हैं उनको लिख के बताओ, तो यहाँ पर क्या होगा? 3x², 5x और 3, ये सब अलग अलग टर्म्स हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर 2x और 5 हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 6x³, 3x² और 5, ये तीनों अलग अलग टर्म हैं। टर्म्स के बारे में क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स हमें पढ़ना है। तो देखिए, अब हम देख रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मोनोमियल की, उसके बाद बाइनोमियल, फिर देखेंगे ट्राइनोमियल, और ट्राइनोमियल के बाद हमें देखना है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल देखिए, कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मोनोमियल कहेंगे? तो यहाँ पर एक शब्द है मोनो, यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे? मोनोमियल। जैसे कि 5 अकेला भी एक टर्म है, इसको भी मोनोमियल में काउंट करेंगे। 2x, ये भी मोनोमियल हो जाएगा। 3x², ये भी एक मोनोमियल है। तो केवल एक टर्म इंक्लूड हो, केवल एक ही टर्म हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को कहेंगे मोनोमियल। इसके बाद यहाँ पर दो टर्म्स इंक्लूड हो जाएं, 5 + 2x, 3x² + 2, तो ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहा जाएगा? बाइनोमियल। फिर आता है ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर ट्राई यानी कि 3 टर्म्स इंक्लूड होंगे, 2x + y + 3, 3x² + 2x + 6। तो इसमें 3 टर्म्स इंक्लूड हो रहे हैं, 2x, y और 3। यहाँ पर 3x², 2x और 6। तो ऐसे एक्सप्रेशन को ट्राइनोमियल कहेंगे। अब जब 4 टर्म हो जाएंगे तो उसको क्वाड्रिनोमियल नाम दिया गया। लेकिन फिर आगे सोचा गया कि इतने सारे हो जाएंगे, जब टर्म्स बढ़ते जाएंगे तो नाम बहुत सारे हो जाएंगे, इसलिए अब जब 3 से ज़्यादा टर्म हो जाते हैं तो हम उसको पॉलिनोमियल में काउंट कर सकते हैं, पॉलिनोमियल कह सकते हैं। इन सबको भी पॉलिनोमियल कहा जाएगा। यहाँ भी कई सारे टर्म हैं, लेकिन इनके लिए एक स्पेशल नाम भी दिया गया, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल। अब पॉलिनोमियल 3 से ज़्यादा टर्म जनरली आएंगे तो हम उसको पॉलिनोमियल में काउंट कर लेते हैं। जैसे 6x⁴, 3x³ 2x² + 5x + 2। तो देखिए यहाँ पर 5 टर्म इंक्लूड हैं, इसको हम किस में काउंट कर सकते हैं? पॉलिनोमियल में। तो मोनोमियल जहाँ पर केवल और केवल एक ही टर्म हो, बाइनोमियल 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होंगे, और पॉलिनोमियल जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म हो, तो ऐसे सारे एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल में काउंट करेंगे। आइए अब कोफिशिएंट को समझ लेते हैं। तो कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे और कोफिशिएंट क्या है? तो देखिए यहाँ पर हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रखा है 2x + 3। तो जब भी आपसे कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो कुछ इस तरीके से पूछेगा कि कोफिशिएंट ऑफ x। मान लीजिए आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया और यहाँ पूछता है कोफिशिएंट बताइए x का। तो x के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में लिखा है एज इट इज़ आपको उसको लिख देना है, वही आपका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 2x में x का कोफिशिएंट पूछा जाए तो x के साथ क्या लिखा है यहाँ पर? केवल और केवल 2, तो आंसर हो जाएगा 2। अगर आपसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ 3, यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट है वो क्या है? 3 है, और उसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, तो केवल और केवल क्या होगा? आंसर 3 ही हो जाएगा। ठीक,
सेम इस तरीके से यहाँ देखिए 4x² माइनस 3xy² प्लस 4। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ y बताइए इन 4x² 4x² में y का कोफिशिएंट बताइए। तो आपको देखना है कि y के साथ मल्टीप्लिकेशन में ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए y के साथ मल्टीप्लाई में है 4x², तो आपका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 4x²। तो सिंपली कोफिशिएंट क्या है, जिस भी टर्म का या जिस भी वेरिएबल का कांस्टेंट का आपसे कोफिशिएंट पूछा जा रहा है उसके मल्टीपल में जो भी कुछ लिखा है वही सब क्या है उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो 4x² y का कोफिशिएंट होगा 4x²। अब अगर इसी सेम टर्म में आपसे कोफिशिएंट पूछा जाए ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² y, मान लीजिए x² y का कोफिशिएंट पूछ रहा है सेम इन 4x² y, 4x² y में ही x² y का कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए x² y के साथ मल्टीपल में क्या है केवल 4, तो आंसर हो जाएगा 4। अब सेम इसको लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ माइनस 3xy², कोफिशिएंट ऑफ लेते हैं y इन माइनस 3xy²। तो y² का कोफिशिएंट पूछ रहा है माइनस 3xy² में। तो देखिए y² के साथ मल्टीपल में क्या है ये माइनस का 3x, साइन भी इंक्लूड करेंगे तो आंसर होगा माइनस 3x। इस तरीके से हम कोफिशिएंट निकालेंगे। कोफिशिएंट 4 का पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ 4, तो आंसर होगा 4। तो कांस्टेंट का जब भी पूछेंगे तो वो कांस्टेंट ही आंसर हो जाएगा।